मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें तो अब तक 23 मामले जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। नया वेरिएंट जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में बहुत तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, नया वेरिएंट फिर से वही कोरोना को लेकर पैनिक हो रहा है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, अभी जो वेरिएंट देखा जा रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है साउथ एशिया कंट्रीज के अंदर, वो JN.1 है। भारत के अंदर JN.1 हमने एक साल पहले भी देखा था। और JN.1 के बारे में जो हम जानते हैं वो ये है कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। JN.1 के बारे में जैसे हमने लास्ट ईयर केसेस देखे थे, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, मतलब गले में खराश, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह का। लंग्स तक तो खैर नहीं पहुंचता है। बाकी ये जरूर था कि इस वाले वेरिएंट के अंदर ये देखा गया था कि ये वैक्सीन को इवेड कर लेता है। मतलब आपकी अगर इम्यूनिटी चाहे वैक्सीन से बनी हो, चाहे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बनी हो, पर आपको संक्रमण इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी जानते हैं इस वेरिएंट के बारे में कि संक्रामक है थोड़ा, बट उतना घातक नहीं है, फैटल नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह ये सब नहीं करता है। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं केसेस में तो स्पाइक जैसे पहले भी इसकी वजह से हुए थे, पिछले साल भी हमने देखे थे स्पाइक हुए थे। पर आगे देखते हैं अभी जैसे गवर्नमेंट के स्तर पे सर्विलेंस चल रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है, क्योंकि हम लोगों के पास भी नोटिफिकेशन आया है कि जो पॉजिटिव केसेस है वो हम लोगों को अपलोड करने हैं और उन फर्दर पॉजिटिव केसेस को हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजेंगे। ये देखना जरूरी है कि इस वेरिएंट में फर्दर कोई बदलाव तो नहीं आया है। सर, अगर बात करें तो एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा है और 23 मामले दिल्ली में भी दर्ज किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं बहुत तेजी से मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं, जैसे कि आपका लैब है, उसमें किस तरीके की कंडीशन अभी देखने को मिल रही है? लोगों में पैनिक आपको नजर आ रहा है? देखिए, हाँ, जिस तरह से थोड़ा जब जैसे सर्ज होती है, अभी फिलहाल सर्ज की जब भी बात की जाती है तो थोड़ा लोगों के अंदर पैनिक तो, पर अभी गवर्नमेंट भी इसी तरह से बात कर रही है कि पैनिक करने की तो जरूरत नहीं है, पर खास तौर पे जो एल्डरली कोमॉर्बिड लोग हैं उन लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो फिलहाल अभी जैसे जो एल्डरली लोग हैं वो सिम्टम को लेकर कुछ टेस्टिंग वगैरह के लिए आ रहे हैं, और जैसा उनके लिए रिकमेंडेड भी है कि जो कोमॉर्बिड या एल्डरली लोग हैं जिनको पहले से कोई बीमारी है, तो उनको अगर कोई अभी फिलहाल लक्षण आते हैं तो उनको अपनी जांच करानी जरूरी होती है। क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों के अंदर कई बार हम जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो कम देखते हैं। अगर गर्मियों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखे जाते हैं तो फिर थोड़ा एक डाउट होता है कि कहीं ये कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं है। जी सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर बहुत तेजी से फैला है, हांगकांग में बहुत तेजी से फैला है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बढ़ा है वहां पर, तो क्या वही सिचुएशन अगर भारत में मामले बढ़ते तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट और टेस्टिंग सेंटर पर भी वो भीड़ देखने को मिलती है? देखिए, जैसे सर्ज तो हम देख रहे हैं क्योंकि हमने ओमिक्रॉन को 2022 के अंदर देखा था और उसके बाद फर्दर ये म्यूटेट करता हुआ जा रहा है। और JN.1 जिसकी बात करें ये भी लगभग 30 बार के करीब म्यूटेट कर चुका है और इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है। स्पाइक प्रोटीन मतलब जहां से वायरस एंटर करता है। तो ये जरूर है कि संक्रामक है। संक्रमण होना और बीमारी होने के अंदर फर्क है। देखिए, संक्रमण होने से इन्फेक्शन रेट तो बढ़ सकता है, पर बीमारी घातक कितनी है ये देखना जरूरी है। पर फिलहाल अगर वहां का हम डेटा भी देखें, सिंगापुर का, थाईलैंड का, तो वहां पर भी ये देखा गया है कि जो एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़ी है। तो इसी वजह से हम भी भारत में भी यही बात करते हैं कि कोमॉर्बिड लोगों का खासतौर पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। लिवर, किडनी की जिनको समस्या है या कीमोथेरेपी वगैरह पर है, अगर उनको संक्रमण होता है तो उनके लिए कई बार थोड़ा माइल्ड इन्फेक्शन भी ज्यादा घातक हो सकता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर बना के रखा हुआ है। पर संक्रमण अगर बढ़े भी, इन्फेक्शन रेट ज्यादा बढ़े भी, तो उसमें आई थिंक मुझे लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें इस पर नजर बनाए रखनी है। और इसी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एडवाइजरी हॉस्पिटल्स को गई है कि वो इसके ऊपर वॉचफुल रहे और डेटा अपना रेगुलर लेवल पर अपडेट करते रहे। और इस तरह के केसेस, खास तौर पे जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम वाले जो केसेस होते हैं, उनको रिपोर्ट जरूर करें ताकि हम देखें कि किस तरह का डेटा आगे प्रेजेंट कर रहा है। सर, सिंगापुर और हांगकांग में बूस्टर डोज की अब बात हो रही है कि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप बूस्टर डोज लगवाइए। तो आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया कि भारत में भी बूस्टर डोज की जरूरत है? देखिए, इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर ज्यादातर सब लोगों को सेकंड डोज लग चुकी थी और कई जो हमारे एल्डरली कोमॉर्बिड लोग हैं उनको बूस्टर भी लग चुका था। दूसरा, इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि जब वैक्सीन बनी थी तो ये सबसे पहले वाला जो वेरिएंट था अल्फा, उसको लेकर आई थी। फिर वैक्सीन दूसरी बार जब हमें सेकेंड डोज लगी थी उस टाइम भी डेल्टा वेरिएंट नहीं आया था, पर फिर भी हम लोगों को ओमिक्रॉन से
उस वाली डोज से मतलब सुरक्षा मिली थी। इसके बाद ज्यादातर देखा गया कि जब थर्ड वेव आई थी ओमिक्रॉन की वजह से, जब हम लोग इन्फेक्टेड हुए थे, तो उस टाइम ज्यादातर सभी लोगों को फिर से इन्फेक्शन हुआ था और एक नेचुरल इम्यूनिटी भी बन गई थी, क्योंकि जो सीरो सर्वे किया गया था भारत में उसमें पाया गया था कि ऑलमोस्ट 90% के करीब लोग इन्फेक्टेड हुए थे। तो इस वजह से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी तो बनी हुई है और हम री इन्फेक्ट भी होते जा रहे हैं। जैसे पिछले साल भी कुछ सर्ज हुई थी, तब भी इन्फेक्शन हुआ था, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी बनी जा रही है। तो मुझे लगता है अभी बूस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बूस्टर को आपको फिर से ट्वीक करना पड़ेगा नई वैक्सीन के हिसाब से। तो जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ना आए तब तक बूस्टर की रिक्वायरमेंट मैं समझता हूँ अभी नहीं है। सर, लोगों के लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से खुद को बचाना जरूरी है और क्या प्रिकॉशन लेने अब जरूरी है? देखिए, प्रिकॉशन की हमेशा शुरू से हम यही बात कर रहे हैं, दो कैटेगरी में प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। उसके अंदर एक तो जो एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कोमोर्बिड लोग हैं, वो थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखें। उनको अगर लक्षण आते हैं तो अपनी जांच जरूर कराएं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लें। और इसके बाद जो हेल्दी लोग हैं, अगर हेल्दी लोगों को भी किसी तरह के लक्षण है तो वो मास्क पहने ताकि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें। इम्यूनिटी के ऊपर अपना काम करते रहें, जिसके लिए नींद आपकी, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका, विटामिन सी, जो सिट्रस फ्रूट वगैरह उनका इस्तेमाल करें। विटामिन डी अगर आपका कम है तो उसको ठीक रखिए, क्योंकि विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी से लिंक्ड है। इसके अलावा जैसे जो फ्लू की वैक्सीन होती है, अगर आपके डॉक्टर को लगता है तो जो एल्डरली लोग हैं वो फ्लू की वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि वो हर साल एक अपडेटेड वैक्सीन होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक जो इन्फेक्शन है और उससे होने वाले जो इल इफेक्ट है उनसे अपने आप को हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखें, घबराने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। जिस तरीके से मामले सामने आ भी रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट जो है वो लगातार मॉनिटर करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा सभी अस्पतालों को भी सचेत रखने के लिए कहा गया है, सावधान रहने को कहा गया है, सारे मामले रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो इसी तरीके से अपने आप को आप बचा सकते हैं, प्रिकॉशन रख सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों को कोमॉर्बिड पेशेंट है, जो खासकर जो यानी कि जिनको डायबिटीज की परेशानी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल अगर हम बात करें तो दिल्ली में 23 मामले जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं और लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो ऐसे में सावधान रहना जो है वो बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन।